चलिए भाई, तो एटम के क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। एटम की रिवीजन करना की ज़रूरत तो नहीं होती वैसे, बट करना तो था ही। तो एक दिन भी, मतलब 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है वैसे तो इसके रिवीजन के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें एग्ज़ाम में सबसे जो ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स इससे न्यूमेरिकल आएगा या कोई डेरिवेशन आएगी। डेरिवेशन है ही कहाँ? डेरिवेशन तो इस पूरे चैप्टर में एक ही बचती है ना, क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो अगर वो आ गई तो आ गई, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ PYQs हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई डेरिवेशन बोली हो, बट वो हम काट देंगे। ऑल्दो हमने क्लास में क्या करी है, डेरिवेशन की है। याद है ना, हमने क्लासेस में क्या की है भाई, डेरिवेशन की। ये जो लास्ट लाइन बैठी है ना, लास्ट लाइन, इनको हाँ, तो हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बेटा, वो हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल्स अराउंड नील्स बोर जी के कैलकुलेशन। नील्स बोर जी ने कुछ कैलकुलेशंस की थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी थी एक ऑर्बिट में, जिसका फॉर्मूला आया था हमारे पास -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूदता है तो हमारे पास फॉर्मूला आया था 13.6 Z²/n², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमें वेव लेंथ का भी फॉर्मूला इन्होंने दिया था, 1/वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू R Z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/, जहाँ पे R को हमने राइडबर्ग्स कांस्टेंट जो है वो नाम दिया। हमने भी पढ़ा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो तो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जो टोटल एनर्जी होती है उसके माइनस होती है। क्या होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? ये ऐसा कह लीजिए, टोटल एनर्जी तो माइनस में है, तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसा भी कह सकते हैं। बोलो बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। किसी को याद है टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती थी? टोटल एनर्जी किसका सम होता था भैया? टोटल एनर्जी सम होता था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है? नेगेटिव में होती है, और वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है। याद है सबको? बोलो। कभी कभार ये सवाल आ जाता है कि वाई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि वो सम है किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल का, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है, और वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है किससे? काइनेटिक। ज़्यादा है डबल है? डबल है किससे? काइनेटिक एनर्जी से, जिसकी वजह से ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव। फिर काउंटर सवाल आता है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स के हिसाब से अगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहें तो ऐड कर लें चैप्टर शुरू होने से पहले। पहली स्टेटमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज potential energy of electron around nucleus is negative as it is due to opposite charges, ब्रैकेट में लिख लो, between electron and protons. Second statement, total energy of electron is negative as potential energy is minus twice of kinetic energy.
as potential energy is minus twice of kinetic energy, as potential energy is minus twice of kinetic energy, and hence total energy is minus of kinetic energy, and hence total energy is minus of kinetic energy. ये इस रिलेशन के ऊपर भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। टोटल एनर्जी तो मैं किससे निकाल सकता हूं बताओ, -13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से। उस टोटल एनर्जी से मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल, और उससे क्या मिल जाएगा फिर काइनेटिक। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं सवालों को। पहला सवाल बेसिक सवाल है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। वैसे तो एक ही लिमिटेशन है, क्या है, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो मस्ट रिलीज एनर्जी, जिसकी वजह से उससे घूमते घूमते कहाँ गिर जाना चाहिए था, उसका रेडियस कम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, तो वो उनकी लिमिटेशन रहेंगी। ठीक है, डन। एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल। एक इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारी, E1 एनर्जी उसकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और जहां उसने छलांग मारी वो एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कैलकुलेट द चेंज इन द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। आपको उसके ऑर्बिट के रेडियस में चेंज निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का आसान वर्जन यही है कि आप पहले वाले से रेडियस निकालें और दूसरे वाले से रेडियस निकालें और उस रेडियस का चेंज निकाल दें। बट रेडियस कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, तो ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। आप इसका यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसका कोई काम है नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका कोई काम नहीं। सुनो, सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 z स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर बोल देते हैं। तो यह आ गया मेरे पास 1.51 माइनस का, यह आ गया -13.6। कौन है, हाइड्रोजन एटम है, तो z की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ से मुझे मिल जाएगा n1 का स्क्वायर, तो मेरे पास n1 का स्क्वायर आ जाता है 13.6 अपॉन में 1.51। n1 कितना आ जाता है भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, अगर इसको डिवाइड किया जाए 13.6 डिवाइड बाय 1.51, तो आंसर आ जाता है 9.0006, 9.006, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना है 9 है। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 3 आ जाती है। कितनी आ जाती है, ऐसे मैं निकालूंगा n2 अब, तो फॉर्मूला एनर्जी सेकंड का होगा -13.6 z स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर। एनर्जी हमारे पास कितनी है, -3.4, ये हमारे पास है -13.6 z स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर। तो n2 का स्क्वायर आ जाएगा 13, हाँ 4 ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हमें n1 मिल गया और क्या मिल गया n2। अब मैं सीधा क्या निकाल सकता हूँ भाई, रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे बताओ, फर्स्ट वाले का 0.529 होता है, बट इन्होंने हमें 5.3 लेने को बोला गया। हाँ, n2 इज इक्वल टू 2, ऑब्वियस सी बात है बेटा। n2 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास रेडियस फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू में 10 की पावर -10। फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z। z स्क्वायर नहीं होता है, n स्क्वायर बाय z होता है। तो 0.529 के बजाय 53 ले रहे हैं, बिकॉज ये यहाँ पे बोल भी रखा है एंगस्ट्रॉम में। और n स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले के लिए n की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और z हमारे लिए 1 ही है। तो r1 आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू में 0.53 इंटू में 10 की पावर -10। हमें r1 नहीं निकालना, हमें चेंज इन रेडियस निकालना है। तो r2 भी निकालना पड़ेगा भाई यहाँ से। तो r2 कितना आ जाएगा, 0.53 10 की पावर -10 n स्क्वायर। इसके लिए n कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/1 हो गया। तो r2 की वैल्यू होगी 4 इंटू में 0.53 10 की पावर -10। अब अगर आपको चेंज इन रेडियस निकालना है तो r1 माइनस r2,
आप R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, बट वो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.53 इंटू में 10 की पावर माइनस 10, यहाँ पे क्या आया 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, तो यहाँ पे 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 5 3 15 5 5 25, तो 2.65 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 मीटर आ गया। अब ये सवाल जो है वो 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में मेरे हिसाब से 2 मिनट आप लगा के 3 मिनट मैक्सिमम लगा के कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द क्या n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट कितना माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। विच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। इसका क्या मतलब बताते हैं, लेकिन पहले तो इसके 2 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में आपके पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है। अब n की वैल्यू 2 पे आपको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालनी है। क्या प्लान है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट r z स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का। बट वहाँ पे तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट में ही होना चाहिए, यानी एक ये तो तब है जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, देखो आप समझो, अगर वेवलेंथ निकल रही है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कूदा है, बट वो तो कह रहे हैं n इज इक्वल टू 2 में, फिर कैसे कूदा होगा बताओ, नहीं समझे। बताओ मुझे वेवलेंथ कब रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कब रिलीज होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन शेल टू अनदर। पर यहां तो कह रहे हैं आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है जब n इज इक्वल टू 2 है। ये कैसे निकालेंगे, तो यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है जो बहुत कम बच्चे इसको याद रख पाते हैं और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। बताओ क्या फॉर्मूला था, किसी को याद हो, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है जो बहुत काम आएगा यहाँ, और वो है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। याद आया कुछ, जो कि था 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। क्या फॉर्मूला था, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं। दोबारा सुनो, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। ये फॉर्मूला हमने कहाँ प्रूफ किया है, 11th क्लास में, शायद यहाँ पे भी किया हमने, 12th में भी करवाया था मैंने आपको, नहीं तो लिख लो, कर लेते हैं। मैंने 12th में करवाया आपको, मुझे याद आ रहा है मैंने करवाया लिखो, शो दैट circumference of any orbit is integral multiple of, show that circumference of any orbit is integral multiple of its wavelength, is integral multiple of its wavelength। हाँ, अब अगर ऐसा है तो मुझे क्या शो करना है, कि 2 पाई r किसके बराबर है, n लैम्डा के। कैसे करेंगे भाई बताओ, क्या आपको याद है, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर्स मॉडल, भाई नील्स बोर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, उन्होंने क्या बोला था भाई कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई। यहाँ से आप 2 पाई इधर ले जाओ, r उधर रहने दो, इधर से क्या आ गया, nh अपॉन में mv आ गया। सही है क्या, अब इसमें आप 2 पाई r इज इक्वल टू n, यहाँ पर ले लो h बाय mv। h बाय mv को जानते हो, क्या होता है h बाय mv, लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है, h बाय mv, पिछले चैप्टर से। तो यहाँ से हमारे पास 2 पाई r इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, n लैम्डा के। तो आप देखो कि ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आ गया आज इस क्वेश्चन के अंदर कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। अब 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, n इज इक्वल टू 2 में रेडियस क्या होता है 0.529
इंटू में 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाय z, और यहाँ पे हमारे पास n लैम्डा आ जाएगा। बोलो, एक n से एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में 0.529 इंटू में 10 की पावर -10, एक n से एक n कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया है 2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात हो, अब वैसे बात है, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ से लैम्डा इतना मीटर आ जाएगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मैं ये वाला फॉर्म लगा सकता था कि r/z² बाय n², लगा सकता हूँ ना? बोलो यार। बस पंगा इस फॉर्मूले में एक है, अगर क्वेश्चन पेपर में r की वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर आप r की वैल्यू जो भी लोगे उसमें बहुत एरर्स आएंगे और आपका आंसर बहुत डेविएट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने जो भी लिया है वो बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ करके नहीं लिया। आप r की वैल्यू क्या लोगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो बताओ? तो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है 1096700 ले लें या 677 ले लें, देखो सेंटीमीटर इनवर्स में ले कोई मीटर, तो आंसर बहुत वेरी कर सकता है। क्या 30-40 का कोई नंबर तो बहुत बड़ा एरर हो गया, जिसकी वजह से बेहतर है कि आप ये वाला तरीका अपनाएं। हाँ, ये अगला, ये जो क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको एक टोटल एनर्जी गिवन है। टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ एनर्जी होता है? अब अगर ये माइनस ऑफ एनर्जी होता है तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, क्या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, तो -2 कर दो, 3.4 का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब ये जो सवाल है इसका सी पार्ट, ये कह रहा है इनमें से किसका आंसर बदलेगा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल स्टेट को चेंज कर दें। विच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ से 10 मीटर ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh के हिसाब से। h क्या लोगे, 10। मान लो वो आई 20 जूल, कितनी आई, 20 जूल। तो वो 20 जूल कहाँ से है, मेरे हाथ से है या ज़मीन से? अगर, क्योंकि मैंने इसको ज़ीरो माना, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये 20 जूल है और मैं उसको ज़ीरो मान लूँ, किसको, ग्राउंड को, तो क्या अब आंसर 20 के बजाय 200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? तो अगर मैं 0 पॉइंट को, अगर मैं मान लो पहले 0 पॉइंट मान रहा था फर्स्ट शेल को, और मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉन कूद रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, तो जो हमारे पास एनर्जी आ रही है उसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले के पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, 0। वो कह रहा है कि मैं 0 पॉइंट ही चेंज कर दूँ। अब मैं 0 पॉइंट फर्स्ट शेल की बजाय मान लो न्यूक्लियस को मान लूँ या फोर्थ शेल को मान लूँ, किसी को भी मान लूँ, तो इनमें से किस किस का आंसर बदलेगा, इनमें से किस किस का आंसर बदलेगा? अरे किसी का भी नहीं बदलेगा? इसमें से किस किस का आंसर बदलेगा? टोटल एनर्जी कहां से बदलेगा बताओ? टोटल एनर्जी क्या होगी, क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, 13.6 z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस। अब अगर मैं एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा हूं लेकिन मैं जीरो पोटेंशियल किसको मान रहा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या टोटल एनर्जी में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। बोलो यार। अब अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी है बट मैंने पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ा दी क्योंकि या कम कर दी, तो क्या उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? यस। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। यस, डन है। ओके, नहीं समझा दोबारा समझो। अगर मैं कह रहा हूं मैं यहां से यहां गया हूं तो 200 है, तो जमीन से 200 ज्यादा होगी ना, और अगर क्या बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, और टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है तो किसको भी बदलना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को भी बदलना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। एज्यूम दैट देयर इज नो रिपल्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बट द फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अरे तो हो गया। अरे तो मतलब अंडर सच सर्कमस्टांसेस कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम। क्लास में निकालिए भाई। क्या हो गया भाई, बोलो। पूरा प्रूफ किया था फॉर्मूला, बस किसके लिए किया था? हाइड्रोजन के लिए। अब किसके लिए करना है? मत करो, पूरा निकालो। कैसे आया था हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला पूरा? -13.6 z² बाय n²।
बस अब फ़र्क ये है कि z की बजाय आपको क्या लेना है, 2 लेना है। ओ 2 ही तो लेना है, हाँ 2 का स्क्वायर बाय n, फर्स्ट ही है, ग्राउंड स्टेट बोला है तो फर्स्ट ही है, इससे एनर्जी आ जाएगी। 1 नंबर का है तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, पर यहाँ पे एक्चुअली बोल रखा है कि शो करो कूलम्स लॉ की मदद से, विच मीन्स कि पूरी डेरिवेशन मांग रहे हैं। बट क्या डेरिवेशन इस साल आएगी? नहीं आएगी, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है, हटा ही दो इसको, बिकॉज डेरिवेशन नहीं है इस बार। ठीक है, चलो कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या है, सेकेंड है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड से छलांग मार के अगले शेल में गया हुआ है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपॉन में वेलोसिटी। 2 पाई r में r तो हम निकाल लेंगे, बताओ वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, कितना है, 2.18 इंटू में 10 की पावर 8, 2.18 इंटू में 10 की पावर 8 फॉर फर्स्ट शेल फॉर z इज इक्वल टू 1। ये मैंने लिखवाया था, पेपर में याद मत करो, निकाल लेना। किससे निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी से, ऐसा बोला था मैंने, हो सकता है बोला हो। बताओ क्या आसान है वैसे, आओ डिस्कस कर लें इसके बारे में। फॉर्मूला याद करना ज़्यादा आसान रहेगा या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²? एक क्वेश्चन आएगा वैसे तो, क्या हुआ, निकलवा रखा है ना, तो फिर तो निकलवा रखा है। अच्छा हाँ, ठीक है, देख लेना आप अपने फ्लो के हिसाब से देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि यार फ्लो के साथ क्या देखोगे, एक क्वेश्चन आएगा मेरे साथ 4 लाइनों में हो गया था ये, है ना, तो निकाल ही लेना, ठीक है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। 2.18 इंटू में 10 की पावर 6 कुछ आया था न्यूटन मीटर पर सेकेंड में आया। लेकिन एक गड़बड़ मुझे ये लग रही है, क्या मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट अपना सकता हूँ टाइम पीरियड के लिए? कोई और तरीका सोचो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई r अपॉन में क्या, वेलोसिटी। v बाय आर कुछ होता है? नहीं होता, v बाय आर कुछ नहीं होता, v स्क्वायर बाय आर होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर उसको मैं फोर्स अपॉन मास कर रहा था। नहीं लफड़े बढ़ ही जाएंगे, रहने दो, आ जाओ यार, ठीक है। और अभी हमें बदलाव करना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, जो हमने याद कर लिया कर लिया। आ जाओ, n की वैल्यू क्या है, 2 है। अब पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू में 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाय z है। फिर z स्क्वायर बोल रहे हो, 0.529 इंटू में 10 की पावर -10, n की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो z की वैल्यू 1 हो गई। तो r की वैल्यू होगी हमारे पास 4 इंटू में 0.529 इंटू में 10 की पावर -10 मीटर। ये हमारे पास r आ गया। अब हमारे पास वेलोसिटी के लिए 2 ऑप्शन है, मैंने आपको बताया, जैसा आपको ठीक लगे। काइनेटिक एनर्जी, पर उसके लिए पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी। बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, रहने दो। क्या आंसर आ गया, 2.18 इंटू में 10 की पावर 6। क्या आया था, n z बाय n, तो z तो 1 हो गया और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम टाइम पीरियड निकालेंगे, जो कि होगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। एक पूरा चक्कर काटने में डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई r, और वेलोसिटी कितनी हुई, v। तो 2 इंटू में पाए इंटू में कब आए 19 में, कैलकुलेशन में ज़्यादा है। 2 इंटू में पाए आ गया 3.14 और r कितना आ गया 4 इंटू में 0.529 इंटू में 10 की पावर -10 अपॉन में 1.09 इंटू में 10 की पावर 6। एक बार 10 की पावर निकालते हैं आउट। 3.14 इंटू में 4 इंटू में 0.529 अपॉन में 1.09, कितना आ गया 10 की पावर, बहुत छोटा आ रहा है। इसका आंसर मैच करते हैं एक बार, आओ देखते हैं यार। ये कितना आया,
मेरे हिसाब से एक जीरो और कम हो जाएगा, तो कुछ कुछ आके इंटू में 10 की पावर -15 कुछ आएगा ना। इसका आंसर देखना, विनर सीरीज का सवाल है। टेन की पावर -15 का मतलब समझो आप बहुत छोटा हो गया। हाँ, ये फॉर्मूला हमने वेलोसिटी का निकाला है क्लास के अंदर। कितना? -15 है। आगे क्या है? 1.2 इंटू में 10 की पावर -15 आ रहा है। इससे दो बातें साबित हो गई ना। पहला हो गया कि रेडियस बहुत छोटा है, और दूसरा वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसको समय जो लग रहा है एक चक्कर काटने में कितना है? 10 की पावर -15। अच्छा भाई, गैस मारो कि एक सेकंड में कितने चक्कर मारता होगा इलेक्ट्रॉन? 10 की पावर 15 चक्कर मारता है। कितने मारता है? 10 की पावर 15 चक्कर का हमें कोई गिनती भी नहीं आती है, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, खैर आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, गिवन दैट बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, डिटरमाइन इट्स रेडियस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और टोटल हो जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 पे आपको इसका रेडियस निकालना है और आपको इसकी एनर्जी भी निकालनी है। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 यानी 53 भी ले सकते हो इस बार आप, एंगस्ट्रॉम n²/z, और एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z², और कुछ है नहीं ना फिर इस चैप्टर में। मैंने वो कहा था कि आप एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर से, डुअल नेचर से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ कि क्वेश्चन मुश्किल आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आ जाओ। किसके बीच में? अल्फा पार्टिकल थिन फॉइल पे मारे गए थे, गोल्ड फॉइल पे, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और एंगल पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ याद है सबको? अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है भैया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हुए, स्कैटर्ड, और यहाँ पे क्या बनाया अगर हमने? एंगल, तो ये एंगल 0 है और ये एंगल 180 डिग्री है। कितना है? अब अगर ऐसा है तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा आया था। 0 में सबसे ज़्यादा पार्टिकल थे और 180 पे रिबाउंड होने वाले सबसे कम। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर पिक्चर हाउ रदरफोर्ड स्कैटर सर्व्स अ पावरफुल वे ऑफ डिटरमाइनिंग एन अपर लिमिट ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। वो बेसिकली कह रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर से बताओ कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा क्यों होना चाहिए। इम्पैक्ट पैरामीटर याद है आपको? इम्पैक्ट पैरामीटर था डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर एंगल का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू स्टिल बहुत ज़्यादा क्या थी? छोटी। यानी एंगस्ट्रॉम में भी जब इम्पैक्ट पैरामीटर था फिर भी पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट, विच बेसिकली मीन्स कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। लिखते हैं, इसका आंसर लिखो सेकेंड पार्ट का। इसको आप ऐसे क्वेश्चन बना लो, क्योंकि आप सीधा आंसर तो मिलेगा नहीं ना आपको। क्वेश्चन बना लो, हाउ वी कैन से दैट न्यूक्लियस, हाउ वी कैन से दैट nucleus is very small, how we can say that nucleus is very small by using impact parameter. How we can say that nucleus is very small by using impact parameter? Answer? Answer? By observing the angle of deflection of alpha particle, angle of deflection of alpha particle we can justify that size of nucleus is very small. We can justify that size of nucleus is very small. Full stop. For very small values of impact parameter, for very small values of impact parameter, ब्रैकेट में लिख लो, in angstrom, still there is deflection in the alpha particle, still there is deflection in the alpha particle,
which represent that radius of nucleus is less than 10 to the power minus 10, लेस देन 10 टू द पावर माइनस 10, यानी एंगस्ट्रॉम से भी छोटा ही है वो, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया यार, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं यार, कर लेते हैं क्या एक बार, सुनो मैं पूरा सॉल्व तो नहीं कराऊंगा, बट क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अरे बोलो यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आंसर अगर मुझे जूल में निकालना है तो 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकाल लो। अब यहाँ पे हाफ है, एम की क्या डालेंगे वैल्यू, 9.1 इंटू में 10 की पावर, इससे आ जाएगा बाबू, क्या मुश्किल है इसमें बताओ। और जो लिखा हमने वो इसी से आया, वही आंसर है। ठीक है, atomic spectrum emission line of hydrogen atom are incident on zinc surface. The line which can emit photo electrons from the surface are members of, क्वेश्चन क्या समझ गए, हमने जिंक के सरफेस पे इनमें से किसी एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइन को मारा, आपको बताना है इनमें से कौन उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। अच्छा, क्या जिंक से, ये देखो कितना प्यारा सवाल है, डुअल नेचर और इसका मिला हुआ है जी, नहीं सीधा कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हैं, वैसे सही कह रहे हो आप, वेरी नाइस। हमने एक लाइन भी लिखवाई थी आपको लेनार्ड ऑब्जर्वेशन की, जिन्होंने सिर्फ जिंक सरफेस के लिए बात की थी, पर लेटर सपोज हमने लेनार्ड जी की ऑब्जर्वेशन नहीं भी करी हो, आप मुझे कॉमन सेंस की बात करना। क्या आपने डुअल नेचर पढ़ा हुआ है सबने? डुअल नेचर में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी पे लाइट मारते हैं, विजिबल रेज मारते हैं, तो कौन से मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, तो आंसर जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, उसमें भी कौन, सीजियम, रूबिडियम वगैरह वाले। तो विजिबल रेस तो हो ही नहीं सकता ना, विजिबल रेस तो हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे बताओ, विजिबल रेस से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? आंसर है अल्ट्रावायलेट की। किसकी होती है? यानी मुझे विजिबल रेस से ज्यादा रेज, ज्यादा ताकतवर रेस चाहिए होंगी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक मेटल। और विजिबल से, अब अगर आपको स्पेक्ट्रम याद है तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, यस और नो। अब आप मुझे बताओ कि लेनार्ड जी की ऑब्जर्वेशन क्या कहती थी कि जब हम जिंक पे कौन सी रेज मारते हैं, अल्ट्रावायलेट, तो क्या इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, कैसे मिले? एक तो लेनार्ड जी का रट्टा मार लिया आपने कि उन्होंने कौन सी रेज मारी, अल्ट्रावायलेट, तो क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन जिंक से। अब आप सोच लो, मान लो हमने वो ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ी होती, मिस हो जाती, या नहीं पढ़ी हमने, चलो ठीक है, स्कूल में पढ़ाते भी नहीं, छोड़ देते हम, तो आपको कॉमन सेंस भी तो कहती है ना कि यार अगर मुझे विजिबल रेस से इलेक्ट्रॉन निकालने तो एक ऐसा मेटल चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। तो ये दोनों बातें अगर हम मिला दें तो मुझे एक हायर एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए होगी, और अल्ट्रावायलेट की एनर्जी किससे ज्यादा होती है? दोनों पॉइंट को हम समराइज करेंगे, लिखो। और वैसे बात है, आंसर क्या है यार, लाइमन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा। लेकिन दोनों को कैसे मैच करेंगे, सुनो। अकॉर्डिंग टू लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, when zinc metal is exposed to UV rays, when zinc metal is exposed to UV rays, zinc shows photoelectric effect, zinc shows photoelectric effect। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। अब अगर हम लेनार्ड जी की ऑब्जर्वेशन से बात ना करें, कॉमन सेंस की बात करें, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू एच हर्ट्स, विजिबल रेज कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू एच हर्ट्स, विजिबल रेज कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट in visible rays cause photoelectric effect in
metals having low ionization energy like cesium, rubidium, So to show photoelectric effect by metals like zinc, we need EM wave of higher energy. And in hydrogen spectrum, बताओ विजिबल से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ एक के पास है, वो कौन है? अल्ट्रावायलेट. एंड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट इज़ यूवी रेज. एंड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम it is Lyman series which emits UV rays. In hydrogen spectrum it is Lyman series which emit UV rays. डन है? बोलो तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? लाइमन सीरीज. ठीक है. करो, कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं, करो फिर मैच करते हैं. हो गया? सीधा फॉर्मूला है. ठीक है, नेक्स्ट. इसका आंसर मैंने अभी डिस्कस किया आपसे. ठीक है, अगला. अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना, आपको नेगेटिव साइन के साथ ही कंसीडर करना है आंसर अपना. कॉमन सेंस दोनों तो बढ़ नहीं सकती, दोनों तो कम नहीं हो सकती. आप आजकल रातों में सो नहीं रहे क्या बेटा? क्यों, क्या हुआ ऐसा? पढ़ाई कर रहे हो? कितना घंटा सोते हो? 6-7 सोने के बाद? 6-7 तो बहुत होता है. अच्छा, ठीक है, हो गया. हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट.
डन है। ठीक है, इसमें आपको हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें n की वैल्यू को रख के काटना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। हमने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना 2πr अपॉन में v, तो r की वैल्यू भी आप रखेंगे n के टर्म्स में और v की वैल्यू भी। ये फॉर्मूला याद है? इसमें हमने आपको r का फॉर्मूला भी दिया और हमने आपको v का फॉर्मूला भी दिया। तो r और v के रिस्पेक्ट से आपको समझना होगा क्या करना है क्या नहीं करना। डन, बहुत सिंपल है। बाकी सारे फैक्टर्स को तो छोड़ देना ना, टाइम्स पूछा है, रेशो पूछा है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन छलांग मारता है फर्स्ट से थर्ड में तो कितने फैक्टर से उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πr/v। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r में n² आता है और v में क्या आता है 1/n आता है। क्या आता है 1/n आता है। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू n का क्यूब हो गया। अरे बोलो यार, बाकी तो सब z वगैरह तो कट ही गए ना, सब कांस्टेंट है। n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब n को हमने 3 गुना बढ़ाया है। अगर n को हमने 3 गुना कर दिया, 3 गुना कैसे कर दिया, पहले 1 था अब वो 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो डी आंसर आ गया। तो जो नया वाला टाइम पीरियड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया 327n³ टाइम्स आ गया। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नील्स बोर जी के साथ कंपाइल नहीं होती है। मैं भी साथ साथ पढ़ ही रहा था। काइनेटिक एनर्जी अगर कितना है 3.4 है तो पोटेंशियल एनर्जी 6.8 होगी और टोटल एनर्जी 10.2 हो जाएगी। गलत है, बिकॉज एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, तो एक आंसर गलत है, मतलब ये हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ये भी मैं पढ़ ही रहा था। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताया था। दोनों बढ़ नहीं सकती, दोनों कम नहीं हो सकती। ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी भी कम हो जाती है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जो कि हमने पढ़ा आज ही। बोलो, तो अगर n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एक्चुअली माइनस में वो कम होती है बट वो ओवरऑल बढ़ती है। बोलो, तो ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो ऊपर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सी आंसर हो गया। द एनर्जी, अच्छा नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड। सी क्यों, नहीं सी नहीं है आंसर, क्या है बी। देखो, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव तो स्टेटमेंट ही गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एटम रेडिएट करता है एनर्जी, ये बात तब है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, उसका भी नेगेटिव साइन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बी आंसर है। वैसे भी आज ही डिस्कस किया है कि नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो अपोजिट चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो जुड़ा हुआ है किससे, अट्रैक्टेड है किससे, न्यूक्लियस से, जिसपे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल, अच्छा इसमें आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो था उसके डिवाइड में v² आता है। क्या आता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है किसके, याद है कैसे निकलता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बराबर रखा था। तो x इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv² आ गया था। बोलो, तो आंसर क्या आ गया? सी आंसर है। कितनों के सारे सही? एक बच्चे का सवाल कह रहा है कि अगर इस वाले ऑप्शन में कहाँ गया कह रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ, इसमें एक बच्चा कह रहा है कि mvr इज इक्वल टू क्या होता है nh/2π। तो अरे भाई उन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि रेडियस का एक फॉर्मूला है, उन्होंने कह रहे क्या हो गया भाई, ये तो घर पे करा करो ना, अपने ले जाया करो घरों से, यहाँ क्यों? रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इन टर्म्स ऑफ, अगर इन टर्म्स ऑफ देंगे तो क्या n λ/2π होगा? यार कैसी बात कर रहे हो यार, आप बताओ, क्या हमने फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया? आज ही तो सब किया है, उसी आज ही किए हुए के ऊपर अगर सवाल पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा यार? रेडियस क्या होगा n λ/2π। ठीक है, सही थे सारे? चलो बढ़िया, लिखो एक सवाल। If for hydrogen atom wavelength emitted by an atom is 4 times the wavelength emitted by another hydrogen atom, then find the ratio of principal quantum number, find the ratio of principal quantum number in ground state with respect to excited state, जल्दी करो। डन है? कॉमन सेंस कौन सा फॉर्म लगाएंगे? 2π r इज इक्वल टू n लैम्डा। बस ध्यान रखना है इसमें n1 है, इसमें क्या है λ1 है, तो r को भी खोलना पड़ेगा। क्या r हमारे पास हो जाता है 0.53 n², तो n1 का स्क्वायर बाय z, तो यहाँ पे आ जाएगा n1 λ1, एक n1 से एक n1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या λ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 हो जाएगा? अरे बोलो भाई, तो क्या λ1/λ2 हो जाएगा क्या n1/n2, n1/n2। λ1 λ2 का रेशो क्या है 1:4 है, कितना है
तो N1 बाय N2 का रेशो भी कितना आ गया 1:4, यानी N2 कौन सा हो गया, फोर्थ शेल हो गया, फोर्थ शेल हो गया। क्यों मैं फोर्थ शेल ही क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है N1 ग्राउंड, एक को ग्राउंड स्टेट होना है तो एक को एक्साइटेड स्टेट, तो 4 वाला ऑब्वियसली बात है एक्साइटेड स्टेट होगा। तो अगर N1 वाला ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन का क्या होता है, फर्स्ट शेल होता है। क्या होता है, तो ये हमारा कौन सा शेल हो गया, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल का मतलब क्या हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया, है ना, बोलो बेटा। तो ये आ गया, डन। किसने स्टैक से किया था काम, अरे अलग से मतलब, ठीक है। रेड बग वाले से कर सकते हैं, बच्चा पूछ रहा है। रेड बग का तो रिलेशन तब निकलता है जब फ्रॉम वन शेल टू अनदर जा रहे हो, फ्रॉम वन टू अनदर जा रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी बस, ठीक है। डन है, बोलो बेटा। चलो इतना पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्ट बांट रहे हैं आप आज, नहीं कल बांट, टेस्ट वाले दिन टेस्ट बांट दिया करो, जो टेस्ट देने आएगा वो अगला ले लेगा, ठीक है।